नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए जो आपका सामाजिक अध्ययन का विषय है, सोशल साइंस का, उसका कंप्लीट कोर्स हम आपको 5 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका आखिरी यानी कि 5वां पार्ट देखेंगे और इसी के साथ पूरा हमारा सोशल साइंस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हम साइंस यानी कि विज्ञान का भी कोर्स कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो फास्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसी वीडियो का पिछला वाला पार्ट आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पिछला वाला वीडियो इसी का देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। प्रश्न मैंने पूछा था रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित, शॉर्ट में मैंने रे लिख दिया है। तो पूछा था मैंने रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब आया था, 4 ऑप्शन भी सन दिए थे। तो अब बात करते हैं आंसर की। तो 1773 जो है आपका सही हो जाएगा। तो 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा उठाया गया पहला ऐसा कदम था, आप कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो कंपनी के कार्य थे उनको नियमित और नियंत्रित किया गया। इससे पहले भी ब्रिटिश सरकार ने कोशिश की थी, कहीं ना कहीं वो की थी 1767 में। और कोशिश क्या थी कि कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए 40 लाख जो है इसकी वार्षिक आय में 10% अपना हिस्सा जो है वो तय किया था। पर वो इतना प्रभावकारी नहीं सिद्ध हुआ जितना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट प्रभावकारी सिद्ध हुआ। तो यही प्रश्न मैंने पूछा था, आंसर मैंने बता दिया। जिनका 1773 आंसर जिन्होंने दिया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के टॉपिक से। तो सबसे पहला प्रश्न तो इसी पर बेस्ड पूछ लिया जाता है कई बार कि भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति विस्तार में अगर बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, पर यदि शॉर्ट में बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो आप क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बाकी आप बहुत सी चीजें लिख सकते हैं कि अक्षांशीय दृष्टि से ये भूमध्य रेखा के उत्तर और देशांतरी दृष्टि से ग्रीनविच रेखा जो है उसके पूर्व में जो है वो स्थित है। इसके साथ साथ ये उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश से लेकर के, ये जो मैं लिख रहा हूं ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड एक बार प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पूछा क्या जाता है भारत की स्थिति के संबंध में। तो आपको क्या करना होता है, ये सारी चीजें लिखनी होती हैं। और इसी प्रकार बात करें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है, ये ऊपर वाला जो था वो आपका अक्षांश से संबंधित था, ये आपका देशांतर से संबंधित हो जाएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। तो ये मेन एग्जैक्ट स्थिति की जब बात की जाती है भारत की, तब आप इसको जो है वो लिखते हैं। और यदि पूछा जाए देश का दक्षिणतम बिंदु, तो अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है उसके ग्रेट निकोबार, जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये सब वन लाइनर में आपसे पूछे जा सकते हैं। इंदिरा पॉइंट के नाम से जो है वो जानते हैं। और इंदिरा जो पॉइंट है इसी को पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत की जो जनगणना है उसके संदर्भ में 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको पता होना चाहिए। और जनसंख्या की दृष्टि से तो आप जानते हैं दूसरे नंबर पर भारत आता है, पहले नंबर पर चीन का नंबर आता है। पर अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब भारत की स्थिति की ही बात हो रही है तो ये भी आपको
यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि भारत जो है उसकी पूर्व से लेकर के पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक जो लंबाई है या अधिकतम लंबाई आप कह सकते हैं वो है 2933 किलोमीटर। और यही अगर बात की जाए उत्तर से लेकर के दक्षिण के संदर्भ में, तब आप कहेंगे 3214 किलोमीटर। ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये आपके सुपर टेट के कोर्स में भी हैं, और अभी आपको यूपी टेट देना होगा बहुत से लोगों को, उसके बाद सुपर टेट तक का नंबर आएगा। पर चीज़ें आप अच्छे तरीके से पढ़ें तो आपको आगे इसका जो बोझ है पढ़ाई का नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ बात करें इसकी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, तो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ये है स्थलीय सीमा। और समुद्री सीमा कितनी है वो भी आप यहाँ से याद कर लीजिए, समुद्री सीमा है 6,100 किलोमीटर। ये जो है आपकी समुद्री सीमा है। तो थोड़ा सा आप नजर डालते हैं प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उन पर, तो वहां पर प्रश्न इस टॉपिक से आया था, उत्तर के विशाल मैदान का महत्व बताइए। उत्तर के विशाल मैदान, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। और कब पूछा गया था, तो आप कहेंगे 2017 का द्वितीय बार का जो पेपर डीएलएड का तृतीय सेमेस्टर का हुआ था उसमें पूछा गया था। अब महत्व में आप क्या लिख सकते हैं, तो कुछ पॉइंट ध्यान रखिए। जैसे कि अगर बात की जाए कि ये जो मैदान है उसकी रचना उर्वरक जो जलोढ़ मिट्टी है उससे हुई है। तो यहाँ पर बहुत सी प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, तो कृषि की दृष्टि से आप कह सकते हैं अच्छा है, जैसे कि चावल, गन्ना, गेहूँ, कपास, ये सभी आप लिख सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर ढाल कम होने के कारण इस मैदानी भाग की जो नदियां हैं वो जल परिवहन के योग्य भी हैं। और आप लिख सकते हैं ये जो मैदान है उसके समतल होने के कारण रेल मार्ग जो है उनका यहाँ पर सघन जाल है। और आप लिख सकते हैं ये मैदान भारत का ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक केंद्र भी रहा है। तो ये जो कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूँ ऐतिहासिक स्तर पर देखें ये सारी चीज़ें, तो ये और भी अगर किसी का महत्व पूछा जाए स्थान पर्टिकुलर, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर तो ऐतिहासिक या राजनीतिक क्षेत्र फेमस ही होगा, तो आप लिख सकते हैं। तो इतने पॉइंट काफ़ी हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। वैसे इन चैप्टर से अधिकतर प्रश्न आपको वन लाइनर देखने को मिलते हैं। वन लाइनर के जितने भी प्रश्न हैं मैं तो सब आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ 2020 के लिए भी, और पहले के भी वीडियो पड़े हैं तो उनको अवश्य देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका हमारी खनिज संपदा, शक्ति के साधन, कृषि एवं सिंचाई। तो सबसे पहला यहाँ से जो टॉपिक बनता है वो बनता है भूमिगत जल को लेकर। आप सभी जानते हैं रिस रिस कर भूमि के नीचे जो है वो जल पहुंच जाता है, और धीरे धीरे वो जो लेवल होता है जल का वो बढ़ने लगता है, और उसी को आप कुएं या नलकूपों द्वारा प्राप्त करते हैं। तो वो आप आसानी से लिख सकते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न आता है जो कोयले हैं उनके क्षेत्र और भंडार के संदर्भ में। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो कोयला है उसके क्षेत्र बताइए। तो दो क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं मुख्यतः। एक क्षेत्र है जिसे जानते हैं हम गोंडवाना क्षेत्र के नाम से, गोंडवाना क्षेत्र के नाम से। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका टर्शियरी क्षेत्र के नाम से। और वीडियो की लाइव टाइमिंग मैं भी बता देता हूँ जिनको नहीं पता है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए टाइमिंग सुबह के 11 बजे जो है वो है, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। और कोशिश किया करिए लाइव आकर ही देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक साथ वीडियो देखेंगे तो आपको भी देखने में जो है वो इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। तो ये दो मुख्यतः क्षेत्र होते हैं, कौन से, गोंडवाना क्षेत्र और आपका टर्शियरी क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र की अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है इसका अधिकतर भाग मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में है। टर्शियरी क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में घटिया किस्म का कोयला, लिग्नाइट जिसको कहते हैं, वो मिलता है, और इस क्षेत्र में कोयले के भंडार भी कम है। इस क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपका असम हो गया, मेघालय हो गया, राजस्थान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इस टाइप से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है भारत के 4 प्रमुख परमाणु केंद्रों के
संबंध में। परमाणु केंद्र, नाम आपको पता होना चाहिए ताकि प्रश्न कहीं से भी पूछ ले जाए आप बिल्कुल भी कर ले जाएं। तो एक आपका हो जाएगा तारापुर परमाणु केंद्र, दूसरा आपका हो जाएगा कोटा परमाणु केंद्र, तीसरा आपका हो जाएगा कलपक्कम परमाणु केंद्र, और चौथा और आखिरी आप लिख सकते हैं नरौरा परमाणु केंद्र। तो नाम एकदम आप रट के रखिएगा। नरौरा इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में जो है वो स्थित है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे जो बुलंदशहर है वो जिला इसमें लगता है, नरौरा नामक स्थान पर जो है वो स्थित है। पेपर भी आप डीएलएड के यूपी लेवल पर देते हैं तो नरौरा इसलिए पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा बन जाते हैं। कलपक्कम की बात करें तो ये वर्तमान नाम इंदिरा गांधी परमाणु शक्ति केंद्र के नाम से इसका नाम पड़ गया है, और ये आपका मद्रास से 60 किलोमीटर दूर कलपक्कम नामक स्थान पर है। कोटा परमाणु शक्ति केंद्र आपका राजस्थान में है, कोटा आप सभी जानते हैं राजस्थान में है। और तारापुर जो है ये बम्बई या महाराष्ट्र में, बम्बई पहले नाम बम्बई था ना, तो महाराष्ट्र में बम्बई के निकट अरब सागर के तट पर तारापुर नामक ग्राम में जो है वो स्थित है। नाम ध्यान रखिएगा इन परमाणु केंद्र से संबंधित। वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से जब पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी चीज़ आपके लिए ना छूटे, मैं यहाँ पर किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ कि आपको बस 5 वीडियो में कैसे तैसे ख़त्म कर दूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। तो आपका भी पूरा फर्ज बनता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और इसी प्रकार आगे भी मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँ। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। वो क्या है, जैसे अभी हमने देखे 4 प्रमुख परमाणु केंद्र, इसी प्रकार से पूछा जा सकता है 4 प्रमुख शक्ति के साधन बताइए। अब शक्ति के साधन, आप नाम सुन के कंफ्यूज हो जाएंगे पर बहुत ही ईजी है। शक्ति के साधन में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपका कोयला हो गया, जैसे कि आपका खनिज तेल हो गया, जैसे कि आपका जल विद्युत हो गया, या आप कह सकते हैं परमाणु शक्ति हो गया। परमाणु शक्ति क्या होता है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, बेरिलियम, ये सब आपके क्या है, परमाणु शक्ति के स्रोत हैं। इनके विखंडनीय खनिजों से जो है इसका निर्माण होता है। तो ये सब आप इसमें एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। और यहाँ से ही इसी चैप्टर से एक प्रश्न आपका हरित क्रांति के संदर्भ में भी पूछा जाता है, और आपका 2017 में पूछा भी गया था हरित क्रांति जो है इसके बारे में। तो हरित क्रांति की बात करें तो 1966 से लेकर के 1967 जो है, इससे हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हम कह सकते हैं आया था। उद्देश्य क्या था इसका, अच्छे बीज हो गए, खाद हैं, सिंचाई है, आधुनिक यंत्र हैं, उनके उपयोग से जो कृषि उपज है उसमें और ज़्यादा वृद्धि करना या तीव्र वृद्धि करना, इसी को आप हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें थीं, इस पर बेस्ड भी आपका पूरा क्वेश्चन जो 2017 में आया था इसी टाइप से आया था कि हरित क्रांति का क्या अर्थ है, इसकी प्रमुख बातें कौन कौन सी हैं। तो प्रमुख बातों में आप क्या लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज एक दो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक उपज के लिए जो सुधरे हुए बीज थे उनका प्रयोग होने लगा था। देखिए बीज में भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक बीज ये है जो फल आपको 10 दे रहा है, एक बीज हो वही फल आपको 20 दे रहा है, तो 20 फल वाला ज़्यादा अच्छा है। तो वही है कि जो सुधरे हुए बीज थे उनका यूज़ जो है वो होने लगा था। रासायनिक खाद जैसे कि अमोनियम, दूसरे पॉइंट के तौर पर आप लिख सकते हैं रासायनिक खाद, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट, ऐसे ही जो विकसित कह सकते हैं समय था तो विकास जो है उसका उपयोग होने लगा था अलग अलग खादों का। तीसरा आप लिख सकते हैं जैविक खाद का भी उत्पादन बढ़ाना, जैसे कि कंपोस्ट की खाद होती है, हरी खाद होती है, नीम की खली की खाद होती है, तो वो आपकी जैविक खाद में आती है। और सबसे अच्छी खाद जैविक खाद ही मानी जाती है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह नहीं होती है। तो सारी चीज़ें इसको रब करते हैं। अच्छा, कोयले की खानें आपसे पूछी जाए तो मैं बता चुका हूँ, फिर से एक बार नाम बता देता हूँ। वन लाइनर में मैंने बताया था, एक आपका रानीगंज हो जाएगा और एक आपका झरिया हो जाएगा। ये दोनों क्या हैं, ये आपके कोयले की 2 प्रसिद्ध खाने हैं। इस टाइप से वन लाइन में प्रश्न पूछा जा सकता है।
2016 में ये एक प्रश्न आया था, अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारत चीन का युद्ध कब हुआ था? 1962 में हुआ था। उसी से आप याद रख सकते हैं, 1962 में ही अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी। तो ज्योग्राफी पोर्शन इतना ही। अब हमारा लास्ट वाला जो सिक्स पोर्शन है आप कह सकते हैं, जिसमें आपका सरकार के अंग जैसे कि केंद्र सूची और राज्य सूची जो है, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं, उसमें आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन्हीं 4 के नाम बताइए। तो मैं यहाँ कुछ बता देता हूँ जिनको आप याद रख सकते हैं। देखिए, केंद्र सूची में अगर बात की जाए तो जैसे कि आपका रेलवे हो गया। रेलवे आप किसी राज्य का नहीं अकेले कार्यभार संभालता है, पूरा सेंटर से जो है आपका कार्यान्वयन होता है रेलवे का। तो आप कह सकते हैं केंद्र सूची में रेलवे आएगा। और आप कहेंगे हवाई जहाज आएगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, हवाई जहाज आ जाएगा। और आप कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग आपका आएगा, राष्ट्रीय नाम में ये, उससे भी आप याद रख सकते हैं। इसी प्रकार डिफेंस यानी कि रक्षा जो है आपका, वो भी इसी में आएगा। इसी प्रकार बैंक जो है वो भी आपकी इसी में आएंगे। तो इस टाइप से आप कुछ में से जो भी आपको इजी लगे वो याद रख सकते हैं। और भी बहुत से आते हैं जैसे कि स्मारक हो गया, डाक और तार है, विदेशी मामले हैं, दूर संचार है। दूर संचार जैसे कि आप देखते हैं कंपनियां होती, टेलीकॉम कंपनियां, जियो है। ऐसा नहीं कि किसी दूसरे राज्य में जियो के कुछ अलग चल रहा है, यहाँ कुछ अलग चल रहा है, तो वो आप कह सकते हैं टैरिफ बदले हुए हो सकते हैं, पर जो मेन किसके अंडर में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। फिर बात करते हैं राज्य सूची के संदर्भ में, तो आप क्या कहेंगे, पुलिस हो गया, अलग अलग पुलिस होती है, आप देखते हैं यूपी पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, एमपी पुलिस है। इसी प्रकार सफाई आपका इसी में आता है। इसी प्रकार आपका खेती इसमें आता है। इसी प्रकार आपका सिंचाई इसमें आता है। इसी प्रकार आपका सड़क आता है। इसी प्रकार आपका निचली अदालत आता है। तो इस प्रकार से बहुत से आते हैं, कोई भी आप 4 याद रखिएगा, क्योंकि अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो मैक्सिमम इसी टाइप से पूछा जा सकता है। फिर एक प्रश्न आता है कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसके संदर्भ में। अब देखिए, ये सारे प्रश्न तो वैसे यहाँ फास्ट डिवीजन में नहीं बात किए जा सकते, क्योंकि ये सभी सारी चीज़ें डिटेल में काफ़ी हैं। पर थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो साधारण विधेयक होता है, पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। फिर आधे से अधिक उपस्थित जो सदस्य होते हैं उनका मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक क्या होता है, उस सदन में पारित हो जाता है। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों जो सदन होते हैं उससे विधेयक पारित होना जरूरी होता है। और जो आपका सभापति होता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष और ये सारे होते हैं, तो वो अपना मत नहीं देते हैं। पर क्या होता है, जब कोई विधेयक के पक्ष में और विपक्ष दोनों में बराबर सदस्यों के मत हो जाते हैं, तब सभापति अपना मत जो है वो दे सकता है। और यदि साधारण विधेयक की बात करें, एक सदन से पारित हो जाता है तो दूसरे सदन से नहीं अगर पारित हुआ तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए क्या किया जाता है, जो राष्ट्रपति होता है वो दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है। यहाँ से एक प्रश्न यही पूछा जाता है कि दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कौन बुला सकता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति। फिर आप कह सकते हैं जो राष्ट्रपति होता है वो साधारण जो विधेयक होता है उसके सुझाव सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है, और लोकसभा चाहे तो वो जो विधेयक होता है वो वहीं पर समाप्त कर सकता है। परंतु वही विधेयक लोकसभा द्वारा अगर दोबारा राष्ट्रपति को भेजा जाए तो राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर उस पर करने के लिए बाध्य होना होता है। इस प्रकार से आपका पूरा कानून की प्रक्रिया होती है। पर ये सारी चीजें अब आप और डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ तो फास्ट रिवीजन की बात कर रहे हैं तो मैं शॉर्ट में सारी चीजें बता रहा हूँ। फिर एक प्रश्न आपसे संसद जो है उसके सदन कौन कौन से होते हैं पूछे जाए तो आप कहेंगे लोकसभा और राज्यसभा। फिर अगर इसी में जोड़ दिया जाए संसद के अंग, तब आप इसमें राष्ट्रपति को भी ऐड कर देंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके प्रीवियस ईयर में राष्ट्रपति से संदर्भ में ज्यादा प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो है कोई भी बनने के लिए क्या क्या चाहिए चीजें होंगी, तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, या कम से कम आप कह सकते हैं 35 वर्ष की आयु हो। तीसरा आप कह सकते हैं किसी सरकारी लाभ के पद पर ना हो। चौथा आप कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य की बनने की योग्यता रखता हो, वो सभी आपका राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा। और जो राष्ट्रपति होता है वो आपका भारत की जल, थल और नभ सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है।
ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और नियुक्ति के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री और उसकी सलाह से जो अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जो है वो करता है, और उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति को होता है। और राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा जाता है कि भारत के उच्चतम न्यायालय और जो राज्य हैं उनके उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति, और राज्य जो हैं उनके राज्यपाल, और दूसरे देशों में जो भारतीय राजदूत हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये सभी कार्य आपका राष्ट्रपति ही करता है। तो जितनी चीजें यहाँ से पूछी जा सकती थी मैंने सब बता दी। एक काम अवश्य कर लीजिएगा, जितने भी वर्तमान में कौन किस पद पे है उनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि 2018 में आपका प्रश्न आया था कि भारत के पहले और वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम लिखिए। तो हो सकता हो कोई और यहाँ पर पद पूछ लिया जाए कि इस समय वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार देख लीजिएगा, देखने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये सारी चीज़ रफ करते हैं। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में, जो कि आपका 2017 में प्रश्न पूछा गया था। उच्चतम न्यायालय को ही हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। उच्चतम न्यायालय के या कह सकते हैं योग्यता के संदर्भ में अगर प्रश्न पूछा जाए कि इसके न्यायाधीशों की योग्यताएं लिखिए, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहला, भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। फिर आप लिखेंगे इसमें उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। या करके होती हैं ये सारी, वो होती हैं कि जब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं कि ये तो या तो ये चीज़ हो या तो दूसरी चीज़ हो। फिर इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की दृष्टि से कानून का विशेष ज्ञाता हो, और कह सकते हैं इसकी उम्र के संदर्भ में 65 वर्ष से कम हो। और यही प्रश्न अगर पूछा जाए उच्च न्यायालय के संदर्भ में तो वो भी देख लीजिए। देखिए, उच्च न्यायालय के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं सबसे पहला, वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक तो हर जगह लिख दीजिएगा। फिर उसकी आयु जो है वो 62 वर्ष से जो है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर आप कहेंगे कि वो भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश पद संभाल चुका हो। फिर आप कहेंगे कि भारत के किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक लगातार वकील रह चुका हो, या कह सकते हैं कानून का महान ज्ञाता हो। तो ये सब आपकी ऑप्शनल वाली जो है योग्यताएं, उनमें जो है वो आ जाएगा, या तो ये हो या तो ये हो। फिर आपका प्रश्न पूछा गया था एक सन 2018 में, और वो पूछा गया था जनहित याचिका के संबंध में। पूछा क्या प्रश्न गया था कि भारत में जनहित याचिका का आरंभ जो है वो कब हुआ, और जनहित याचिका के 2 लाभ बताइए। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब जनहित याचिका का प्रारंभ कब हुआ भारत में? तो आप कहेंगे 1981 से जो है वो प्रारंभ हुआ। फिर क्या कहेंगे इसको शुरू करने में? जो उच्चतम न्यायालय है उनके न्यायाधीश, जिनका नाम था श्री पी एन भगवती, श्री पी एन जो भगवती हैं इनका विशेष योगदान रहा था। और इस प्रकार का पहला वाद भागलपुर, जो कि आपका बिहार में आता है, जेल, उसमें बंद विचाराधीन जो कैदी थे उनके संबंध में था जनहित याचिका। तो वहां से निकल के आया था। फिर मैंने ये भी बताया कि प्रश्न में पूछा गया था जनहित याचिका जो है इसके लाभ, तो 2 पूछे गए थे, मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। सबसे पहला लाभ आप ये कह सकते हैं कि समाज के जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, कमजोर वर्ग होते हैं, उनको न्याय दिलाने में जनहित याचिका जो है वो लाभदायक होती है। दूसरा आप लाभ कह सकते हैं कि जनहित याचिकाओं में जो कानूनी न्याय है उसके साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और न्याय पर भी जोर दिया जाता है। एक और एक्स्ट्रा याद रखिए, ताकि आप एक अगर भूलें तो 2 लिख सकें, कि जनहित याचिकाएं शासन की अत्यधिक निरंकुश या तानाशाही पर भी तो अंकुश लगाएगी, तो उस पर भी अंकुश लगाने में सहायक है। इस प्रकार से पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड होता है जनहित वाद नाम से। जनहित वाद नाम से, तो ये क्या होता है? किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा जो पीड़ित होता है उसके पक्ष में दायर ये जो है वो किया जाता है। किसी भी नागरिक या स्वयं न्यायालय द्वारा
पीड़ित के पक्ष में दायर किया जा सकता है। फिर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें एक टॉपिक दे रखा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर। तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उससे क्या होगा कि यहाँ से किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। तो आप समझ लीजिए कुछ कुछ डिफरेंस मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि प्रत्यक्ष कर का भार जो है वो दूसरों पर नहीं डाला जा सकता, दूसरों पर डाला नहीं जा सकता, अर्थात वो उसी व्यक्ति द्वारा अदा किया जाता है जिस पर लगाया जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर का जो भार है वो दूसरों पर डालना संभव होता है। उत्पादक अपना जो कर भार होता है वो किस पर डालता है, उपभोक्ता पर स्थानांतरित करता है। तो ये होता है आपका अप्रत्यक्ष कर। दूसरे अंतर में आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष करों से प्राप्त होने वाली जो आय होती है वो निश्चित होती है, अप्रत्यक्ष करों में आय अनिश्चित होती है। तीसरा अंतर आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर करदाता की सामर्थ्य के अनुसार लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये आपका करदाता की सामर्थ्य के अनुसार नहीं लगाया जाता है। फिर आप कह सकते हैं चौथे पॉइंट में कि जो प्रत्यक्ष कर होते हैं उनकी चोरी संभव है, अप्रत्यक्ष करों की चोरी आप कह सकते हैं कठिन है। इसको आप किससे जोड़ के याद कर रहे हैं, ऐसे याद कीजिए जैसे कि आप कोई दुकान से सामान, एक टूथपेस्ट जो है आप कह सकते हैं इस प्रकार का है, ये आपका एमआरपी आप मान लीजिए 100 रुपये है। तो ये जो 100 रुपये इसमें आपका टैक्स वगैरह सब जुड़ा हुआ है, पर टैक्स क्या ये आपको दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। तो ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। अब पहला वाला जो पॉइंट बताया था उसमें क्या मैंने बताया कि जो दुकानदार होता है वो जो टैक्स है वो आपके ऊपर डाल रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर टैक्स जुड़ा हुआ है वही तो आप पे कर रहे हैं। फिर इसी प्रकार मैंने बताया कि यहाँ से आय अनिश्चित होती है, फिक्स नहीं होती है। इसी प्रकार मैंने बताया कि इसकी जो वसूली होती है वो करदाता से सीधे वसूली जाती है। फिर मैंने बताया आपको कि इसकी जो चोरी होती है वो कठिन होती है, जब एमआरपी में ही ऐड है तो आपको तो उतने रुपए देने ही है। प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, आपको पता है कि आपकी इनकम इतने से इतने स्लैब के बीच में आ रही है, उस पर फिर आपको फाइल करना है, तो वहाँ पर चोरी करने की संभावना बनी रहती है। और आप लिख सकते हैं अंतर में कि प्रत्यक्ष कर आपका सुविधाजनक नहीं होता और अप्रत्यक्ष कर आपका सुविधाजनक होता है। तो इतने अंतर काफ़ी हैं, बाकी आप और ज़्यादा डिटेल में अलग से पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कर की बात हो रही है यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए कर या राज्य सरकार के द्वारा लगाए गए कर। ये आपका प्रश्न सबसे लेटेस्ट पिछले ही साल पूछा गया था 2019 में, तो फिर से रिपीट भी हो सकता है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। कुछ आपके कर उत्तर प्रदेश को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यूपी के आय के प्रमुख स्रोत करके आपका प्रश्न आया था 2018 में, तो यहाँ पर पॉइंट कुछ बता देता हूँ, जैसे भू राजस्व या मालगुजारी, कृषि आयकर, राज्य उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम जीएसटी कहते हैं, प्रशासनिक प्राप्तियां, इसी प्रकार राजकीय व्यवसाय से शुद्ध जो आय होती है वो, इसी प्रकार अन्य शुल्क में विद्युत शुल्क होता है, या कह सकते हैं जो बस यात्री होते हैं उन पर कर लिया जाता है, स्टाम्प शुल्क इसी में आ जाएगा। और आय कर जो है उसका भी हिस्सा आप अलग से कह सकते हैं, केंद्रीय उत्पादन जो कर है उसका हिस्सा, सहायता अनुदान वो आपका इसमें आएगा। तो ये सभी उत्तर प्रदेश सरकार की आय के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। और यही प्रश्न उल्टा तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्या कि यूपी जो है उसकी व्यय के स्रोत बताइए। तो दो टाइप से डिवीजन किया जाता है, एक होता है विकास व्यय और दूसरा होता है आपका गैर विकास व्यय। तो इसके अंतर्गत अलग अलग आप चीजें लिख सकते हैं, जैसे विकास में आप कृषि है, पशुपालन है, सामुदायिक विकास है, सहकारिता, सिंचाई, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, बहुत से पॉइंट इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। और बाकी गैर विकास में जो कह सकते हैं विकास से संबंधित नहीं है। फिर एक प्रश्न पूछा जाता है आपका भू राजस्व या माल गुजारी के संबंध में। माल गुजारी क्या होता है, इसको भी एक लाइन में ध्यान रखिए अपने दिमाग में कि 20 वर्षों के कुल उत्पादन का औसत लेने के पश्चात आपका माल गुजारी जो है वो आकी जाती है। 20 वर्षों के कुल उत्पादन का औसत, और जैसे कोई बाढ़ संबंधी घटना आ गई तो इन सभी
स्थितियों में जो मालगुजारी इसमें छूट भी जो है वो दी जाती है। तो जितने भी टॉपिक हो सकते थे सभी मैंने फिनिश कर दिए। लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका वो है 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित। वहां से आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसे डिटेल में, पर एक प्रश्न वन लाइनर में आया था वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। पर वीडियो को समाप्त करने के बाद एक प्रश्न मैं लास्ट में आपसे भी पूछूंगा। लास्ट में शायद एक चैप्टर आपका बैंक वाला भी, तो दो टॉपिक यहाँ पर मेरे रह गए हैं। पहले मैं पंचवर्षीय योजना वाला क्वेश्चन बता देता हूँ, उसके बाद जो है वो बैंक वाला देख लेंगे। तो पंचवर्षीय योजना वाला क्वेश्चन ये आया था कि किस जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास है। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य के तौर पर रखा गया था, ये आया था आपका 2018 में। तो आप क्या कहेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। तो ये वन लाइन का क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। और वैसे भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि आपके कोर्स में 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना है। तो अगर कोई क्वेश्चन बना तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। पर ऐसा नहीं है कि जो आपके कोर्स में नहीं पूछा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है, पर मैं आपको एक हिंट के तौर पर बता रहा हूँ। फिर लास्ट वाला जो चैप्टर है उसमें दे रखा है प्रश्न आपका जो बैंक है उनके प्रकार के संबंध में। बैंक के प्रकार, तो ये नाम जो है वो यहाँ पर एक बार सुन लीजिए ताकि प्रश्न आए तो लिख ले जाएं आप। पहला आपका हो जाएगा देसी बैंक, दूसरा हो जाएगा आपका व्यापारिक बैंक, तीसरा हो जाएगा आपका सहकारी बैंक, चौथा हो जाएगा आपका भूमि बंधक बैंक, पांचवा हो जाएगा आपका बचत बैंक, छठा हो जाएगा आपका विनियामक बैंक, सातवां हो जाएगा केंद्रीय बैंक, आठवां हो जाएगा औद्योगिक बैंक। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं अलग अलग टाइप के तौर पर। बैंक से संबंधित ही एक प्रश्न आपका भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में कार्य के संदर्भ में आपसे पूछा जाए तो दो मेन पॉइंट में लिख सकते हैं आप। क्या, पहला केंद्रीय बैंक के कार्य के संदर्भ में और दूसरा साधारण बैंक के कार्य के संबंध में। ये आपका मेन हेडिंग है, बाकी इसके अंतर्गत पॉइंट आप लिख सकते हैं। जैसे केंद्रीय बैंक में आप क्या लिखेंगे, नोट निर्गमन का कार्य करता है, सरकार का बैंक है, बैंकों का बैंक है, विनिमय जो दर है उसको स्थिर रखने का कार्य करता है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। साधारण बैंक के रूप में आप क्या लिख सकते हैं कि जमा पर रुपया प्राप्त करना, बिलों का क्रय विक्रय, कृषि बिल जो है उनका क्रय विक्रय, ऋण देना, तो ये सब आप पॉइंट लिख सकते हैं। इसी चैप्टर से आपका वन लाइनर में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड उसमें डिफरेंस पूछा गया था 2018 में। तो अब वो तो सब आप यूज ही करते हैं। डेबिट कार्ड मुख्यतः आप खरीदारी करते समय यूज करते हैं एक वैकल्पिक पद्धति के रूप में। पर अब तो अलग अलग पेमेंट आ गए, यूपीआई पेमेंट है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के थ्रू उसमें पेमेंट हो जाती है, तो वो भी आपका यूज में आ गया है। तो जितनी भी चीज़ें थी सब मैंने बता दी। पूरा आपका यहाँ से कोर्स भी समाप्त हो गया सोशल साइंस का। अब एक प्रश्न आपके लिए, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न पूछने से पहले वीडियो भी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हमने दी, इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम पर भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। प्रश्न है आपका इस वीडियो का कि जो राज्यपाल की योग्यता होती है उसमें न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है। चार ऑप्शन भी मैं दे देता हूं, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 62 वर्ष। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही होगा अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर सभी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन बना हुआ है, होम वीडियो प्लेलिस्ट। इसे आप जब नीचे जाएंगे तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर लिखा हुआ है। फर्स्ट डिवीजन, मैथड, बहुविकल्पी, सभी सब्जेक्ट के वन लाइनर, पहला पेपर कंप्लीट आपकी मैथ मैंने तक करा रखी है, सारी चीज़ें करा रखी हैं। देखिए सोशल साइंस एक एक वीडियो सभी टॉपिक पर, संस्कृत हो गया, थर्ड सेमेस्टर क्वेश्चन पेपर, लेसन प्लान, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज छोड़ में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।